साहूकार घर का सामान इधर से उधर फेंकने लगता है और ये देखकर पिंकी की आई सुलोचना भी बहुत घबरा जाती है। ऐसा मत करो ना साहब, मैं आपको अगले महीने में दोनों महीने का पैसा दे देगी। थोड़ा तो रहम करो ना मेरे पे। ए बेटा, रुक जाना रे, मेरी बेटी दे देगी तेरा पैसा। ऐसा काय को करेला है तू? अरे चुप करो तुम दोनों, आज तो मैं वो सोने वाली बाली लेकर ही रहूंगा। तुम लोग मेरे को येड़ा बना के पेड़ा नहीं खा सकती। अच्छा ठीक है, रुक जा। आपको बाली मांगती है ना? हाँ। तो रुक जाइए और ऐसे उथल पुथल मत कीजिए, मैं निकाल के देती है आपको बाली। अब बेचारी पिंकी को ना चाहकर भी साहूकार को बाली देनी ही पड़ती है। शाबाश, अब अगले महीने मेरे को टाइम पे पैसा चाहिए, वरना मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। और ये बात अपने मगज में फिट कर लेना। क्यों? हाँ साहब, कर लिया फिट। फिर साहूकार वहां से चला जाता है। अरे पिंकी बेटा, तूने उसे वो बाली काय को दी? वो तेरे पास पड़ा इकलौता गहना था जो तुझे तेरी छोटी मैडम मीरा ने दिया था। तो मैं भी क्या करती आई, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। और तू चिंता मत कर, इसका पैसा फेड कर में हम दोनों के लिए बाली बनवाएगी, वो भी सोने का। ईश्वर करे ऐसा ही हो बेटा। अरे तू फिक्र मत कराई, अपना भी टाइम आएगा, वो भी बहुत जल्द आएगा। अपनी आई के सामने पिंकी तो मुस्कुराती है, पर असल में उसे भी बाली जाने का बहुत दुख होता है। ऐसे ही एक रोज जब पिंकी मीरा के घर पर गार्डन एरिया की सफाई कर रही होती है, तभी अरे ऐसी जगह भी कोई फेलविल रखता है क्या? लगता है फेंकने के लिए ही निकाला है साहब ने। पिंकी उन फाइल्स को फेंकने जा ही रही होती है कि उतने में वहां पर अभय आ जाता है। अरे ये तुम क्या कर रही हो पिंकी? रुक जाओ, इधर लाओ मेरी फाइल्स। ये लो साहेब। और पिंकी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम जानती भी हो क्या कि ये फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है? तभी वहां पर तनुजा और मीरा भी आ जाती है। अरे अभय बेटा, ये गवार कैसे जानेगी इन फाइल का महत्व? इसे तो ठीक से हिंदी पढ़ना भी नहीं आता, तो फिर अंग्रेजी तो दूर की बात है। माफ कर दीजिए साहब, मेरे को लगा बाहर गार्डन में रखी ली है ना, इसीलिए इन फैलों को फेंकने जा रही थी। अरे इडियट, मैं गार्डन एरिया में बैठकर काम कर रहा था, इसीलिए वो फाइल्स वहां पर थी, ना कि फेंकने के लिए रखी थी। क्या? लेकिन साहब, आपके इतने बुरे दिन कब से आ गए जो आप बाहर बैठकर काम करने लगे? छोटी मैडम या बड़ी मैडम के साथ कोई मचमच हो गई थी क्या? अरे नहीं पिंकी, मैं यहाँ शौक से बैठता हूँ काम करने, ना कि किसी मजबूरी के चलते। बेवकूफ कही की। अच्छा। अरे गधी, आइंदा से तू अभय की किसी भी फाइल या किताब को हाथ बिल्कुल नहीं लगाएगी। एक तो तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, और जब देखो तो फालतू की होशियारी दिखाती रहती है। माँ ने सही कहा है, क्योंकि अगर तुम्हें पढ़ना लिखना आ जाता तो तुम इस फाइल को फेंकने की कोशिश ही नहीं करती। बेवकूफ कही की। ठीक है साहब, आइंदा से मैं आपके किसी भी फाइल को हाथ नहीं लगाएगी, गलती हो गई मुझसे। पिंकी को बहुत बुरा लगता है और वो अंदर अपने काम करने चली जाती है। ये आप दोनों ने क्या किया? उसे इतना सुनाने की क्या जरूरत थी आप दोनों को? देख बहू, मैंने तुझे पहले भी कहा है कि उस नौकरानी की ज्यादा तरफदारी मत किया कर। लेकिन माँ जी। बस करो मीरा, अब इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करो और जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, और कॉफी तुम ही बनाना। उस गवार पिंकी को बिल्कुल मत बनाने के लिए कहना, वरना वो मेरी कॉफी की ऐसी की तैसी कर देगी। वो तो बस चाय ही अच्छी बना सकती है। पिंकी की तरफ दोनों का तिरस्कार देखकर मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर अगले दिन तनुजा का छोटा बेटा अहम अपनी कॉलेज ट्रिप से वापस आ जाता है। ये देखो माँ, मैं आपके लिए ये पर्स लेकर आया हूँ, और भाभी आपके लिए ये ड्रेस, और पिंकी कहाँ पर है? उसके लिए भी मैंने कुछ लाया है। क्यों? उसकी क्या जरूरत थी? अरे वो थोड़ी ना हमारे घर के सदस्य हैं जो तू उसके लिए कुछ लेकर आया है। ओफो माँ, उसमें क्या होता है? अब
पिंकी भी तो हमारे लिए कितना कुछ करती है, क्योंकि वो भी हम सबको अपना मानती है। इसीलिए हमें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पिंकी ऊपर छत पे है देवर जी, कपड़े और पापड़ सुखा रही है। जाइए, मिल लीजिए उससे। वो भी मुझे बहुत दिनों से पूछ रही थी कि छोटे साहब कब आएंगे। ठीक है भाभी, मैं अभी जाता हूँ ऊपर। फिर अहम फौरन छत पर चला जाता है और यह देखकर तनुजा को बहुत गुस्सा आता है। बो नहीं, अच्छा गावत, छोटे साहब आप 1 मिनट के लिए तो मेरी सांसें रुक गई थी। अरे ऐसा भी कोई डराता है क्या? सॉरी बाबा। कोई बात नहीं। तो कैसी रही आपकी कॉलेज ट्रिप? मजा आया कि नहीं? हाँ पिंकी, बहुत मजा आया, पर मैंने तुम सबको भी बहुत मिस किया, सबसे ज्यादा तुम्हारे हाथ की चाय को। अरे वाह, चलो फिर अभी के अभी बनाकर देती है मैं आपको चाय, वो भी एकदम गर्मा गर्म तड़कती भड़कती अदरक वाली चाय। अरे अरे रुक जाओ जरा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। ये क्या है? अरे खोल कर तो देखो। क्या बात है, ये स्वेटर तो कितना सुंदर है। तुम्हें सच में पसंद आया ना? बेशक, मेरे को ये स्वेटर बहुत 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 पसंद आया। ये देखो, ये शॉल और कान टोपी भी लाई है मैंने तुम्हारी आई के लिए। अब इस ठंड के मौसम में ये काम आएगा, क्योंकि इस साल तो कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है। छोटे साहब, आपका दिल कितना बड़ा है। धन्यवाद साहब, मेरे और मेरी माँ के लिए इतना सब लाने के लिए। अरे कोई नहीं यार। और हाँ पिंकी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे छोटे साहब कहकर मत पुकारा करो। सारी साहब, लेकिन अगर मैं आपको छोटे साहब कहकर नहीं पुकारेगी तो क्या कहकर पुकारेगी? एहम, और वही काफी है। नहीं रे बाबा, सब लोग क्या सोचेंगे कि मैं जिधर काम करती है उधर के मालिक को नाम लेकर आवाज देती है। और तो और बड़ी मैडम और बड़े साहब भी मुझे बहुत सुनाएंगे। अरे सब कुछ भी नहीं होगा बाबा, मैं हूं ना, तुम मुझे अहम कहकर ही पुकारो। ठीक है अहम, फिर एक बार बहुत सारा धन्यवाद। आज तो मेरी आई ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएगी। पिंकी और अहम की ये सारी बातचीत वहीं पर खड़ी तनुजा सुन लेती है और फिर बाद में वो अहम को खूब सुनाती है। क्या माँ भी, पिंकी का इस दुनिया में उसकी माँ के सिवाय और कोई भी नहीं है, और वो बेचारी कई दिनों से फटा हुआ स्वेटर पहन के आ रही थी, इसीलिए मैंने उसके लिए स्वेटर लिया है। अगर वो हमें अपना परिवार मानती है तो हम उसे अपना क्यों नहीं मान सकते माँ? नहीं मान सकते, क्योंकि वो हमारी कोई अपनी नहीं है। वो तो इस घर की नौकरानी है, एक अनपढ़ और जाहिल नौकरानी। समझा कि नहीं तू? और एक मालिक और नौकर में कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता, ना अपनेपन का और ना ही दोस्ती का। इसीलिए तू उस लड़की से दूर रह। नहीं माँ, आपकी सोच बहुत गलत है। अरे गलत तो तेरी सोच है, मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत है। माँ हूं मैं तेरी। देख बेटा, इन गरीबों को एक हद तक ही भाव देना चाहिए। इनमें ज्यादा घुसेंगे तो ये हमारे सर पर बैठकर नाचने लगेंगे। इसीलिए जितना कह रही हूं उतना ही कर। इतना कहकर तनुजा वहां से चली जाती है। ये माँ भी ना, इनकी सोच तो कभी नहीं बदलने वाली, पर इनके कहने से मैं पिंकी से दूर बिल्कुल नहीं रहूंगा। माँ और अभय भैया दोनों भी कठोर दिल के हैं, लेकिन भाभी और मैं पिंकी को वही अपनापन देंगे जैसे पहले दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब मीरा की जन्मदिन की पार्टी होती है, तभी पिंकी एक सुंदर साड़ी पहनकर आती है। अरे वाह पिंकी, क्या बात है, तू तो आज एकदम किसी मराठी फिल्म की हीरोइन लग रही है। क्या आप भी छोटी मैडम, असली हीरोइन तो आप लग रही हो, वो भी एकदम झकास। आज के दिन जो भी आपको नजर लगाएगा उसे इतना बवासीर हो जाए कि वो 4 दिन तक बाथरूम से निकले ही ना। हे भगवान, क्या तू भी पिंकी, सच में। अरे छोटी मैडम, आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है ना, तो आज के दिन मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो क्या कल के दिन करेंगे क्या? सही कहा। वैसे पिंकी, तेरे कान की बाली कहाँ पर है? तुझे मैंने कहा था ना, पूरा सच सवर कर आना।
तूने तो अपने बाल भी सुंदर बनाए हैं, कपड़े भी कितने अच्छे पहने हैं, बस कोई ज्वेलरी नहीं पहनी। मैंने तुझे वो बाली दी थी ना, वो कहाँ पर गई? वो छोटी मैडम, वो दरअसल मैं भूल गई। हाँ, मैं तो आज बाली पहनना ही भूल गई। क्या तुम भी पिंकी? बहुत जल्दबाजी में थी मैं आज। मेरे को लगा कि मेरे पहुंचने से पहले ही मेहमान लोग आ गए तो बड़ी मैडम और ज्यादा भड़क जाएगी। एक तो पहले ही दिन के वो 24 घंटे गर्म तवे की तरह तपी हुई रहती है, इसीलिए मुझे जो मिला मैं वो पहनकर घर से भागी। अच्छा ठीक है बाबा, चल कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो, लेकिन आज तो बड़ी प्यारी लग रही है। चल इसी बात पे एक सेल्फी क्लिक करते हैं साथ में। फिर बाद में मेहमान लोग आने लगे तो हम दोनों साथ में फोटो भी नहीं खींच पाएंगे। ठीक है छोटी मैडम, खींचो खींचो। फिर मीरा और पिंकी साथ में फोटो खींचने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर गुस्से में तनुजा आ जाती है। अरे बंद करो ये नौटंकी। और तू पिंकी, जाकर ट्रे में कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता तैयार रख, किसी भी समय मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। बढ़िया है फोटो खींचने वाली, लेकिन माँ जी, हम दोनों ने अभी तक एक भी फोटो नहीं खींची है। और तू पिंकी, अभी मत जा, माँ जी बस 1 मिनट हो प्लीज। देख बहू, आज तेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं बख्श रही हूँ। फिर पार्टी में सभी लोग खूब मजे करते हैं। फिर एक रोज जब पिंकी अभय और मीरा के कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी मीरा, मुझे तुम्हारा पिन दो ना, एक ट्रांजैक्शन करना है। अरे क्या अभी साहब, छोटी मैडम से पिन क्यों मांग रहे हो? अब इनके बालों का पिन आप लगाओगे क्या? कब से आप ये सब शौक पालने लगे? अरे बाबा, तू सच में एक नंबर की बुद्धू लड़की है। मेरा समझाओ इसे कि मैं किस पिन की बात कर रहा हूँ। इस पिन की मतलब? अब एक ही पिन होता है ना, जो औरत अपने बालों में लगाती है। बाकी आप सेफ्टी पिन काय को मांगोगे मैडम से? नहीं पिंकी, अभय उस पिन की बात नहीं कर रहा है। वो मुझे मेरे बैंक अकाउंट का पिन पूछ रहा है, यानी वो 4 नंबर, जिसे डालते ही वो मेरे अकाउंट के पैसे किसी और को भेज सकता है। आई ला, सारी है साहब, मुझे कुछ और ही चले गेला था। मैं भी ना, सच में एक नंबर की बावळटी छे। लेकिन पिंकी, तुझे इन सब छोटी छोटी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। तू भी अपना बैंक में एक खाता खुलवा ले। अरे क्या आप भी मेम साहब, मेरे पास पैसा होगा तभी खोलेगी ना मैं बैंक में खाता। इधर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता, और आप तो मेरे को बैंक में खाता खोलने के लिए बोल रही हो। अरे आप लोगों के पास पहले से ही पैसा है, इसीलिए आप लोग उसे बैंक में जमा करते हो। लेकिन मेरे पास जब कोई पैसा ही नहीं है, तो क्यों खोलेगी मैं बैंक में खाता? ठीक है पिंकी, जैसी तेरी मर्जी। अब अगर तुम दोनों का वार्तालाप हो गया हो तो मुझे पिन बताओ मीरा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ऐसे ही एक दिन जब पिंकी रसोई में अकेली काम कर रही होती है, तब वो बहुत उदास होती है, और तभी वहां पर मीरा आती है। ये लो पिंकी पनीर, आज ही पनीर की सब्जी ही बना देना। अरे ये क्या पिंकी, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं मैडम। पिंकी, मेरी तरफ देख, क्या हुआ है? तू ऐसे अकेले में क्यों रो रही है? सब ठीक तो है ना? देख, कोई परेशानी वाली बात हो तो बता दे मुझे। माँ जी भी अभी घर पर नहीं है, तो तू मुझे दिल खुलकर बता सकती है। अब पिंकी से रहा नहीं जाता और वो मीरा के सामने फुट फुट कर रोने लगती है। कुछ भी ठीक नहीं है मैडम, बहुत परेशान हूं मैं। लेकिन ऐसी कौन सी परेशानी है, बता मुझे। एक बहुत बड़ी परेशानी मैडम। फिर पिंकी मीरा को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर मीरा भी काफी परेशान हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई और मैकेनिक नहीं है क्या जो जल्दी आ जाए? नहीं मैडम जी। अरे यार,
यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा, वरना मैं तो कैब ही बुला लेती। अगर मैं यहाँ से ऑफिस तक चलकर भी जाऊंगी तो उसी में आधा घंटा चला जाएगा और गाड़ी से बस 10 मिनट में पहुंच भी जाऊंगी। उतने में मिश्का को सामने से आ रही एक कार दिखाई देती है। मेरे पास अब इस कार में सवार व्यक्ति से लिफ्ट मांगने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो बॉस की नजरों में एक लापरवाह एम्प्लॉय बन जाऊंगी। प्रमोशन होने के बाद तो मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं और मुझे उन्हें ठीक से निभाना है। फिर मिश्का उस आदमी को रोक लेती है। उसमें एक हैंडसम आदमी बैठा होता है। क्या हुआ मैडम? पहले तो आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपकी गाड़ी रोक दी। दरअसल मेरे ऑफिस से आई गाड़ी खराब हो गई है और मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है, और वो भी आने वाले 10 मिनट में। क्या आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर दोगे? चाहो तो आप मुझसे पैसे भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब बैठ जाइए। मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। आपको किस जगह जाना है? रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओह, तो आप वहाँ की एम्प्लॉय हो? जी हाँ, और मैं बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज का एम्प्लॉय हूँ। ओह अच्छा, मतलब आप भी मेरे ऑफिस ही जा रहे हो, क्योंकि वहाँ की टीम और हमारी टीम की आज मीटिंग है। बिरला और रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज अब पार्टनर्स बनने वाले हैं ना, इसीलिए। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है। हाँ, लेकिन क्या अजीब इत्तेफाक है ना? वो तो है। खैर चलिए, अब जल्दी बैठ जाइए, वरना पता चला मीटिंग शुरू भी हो गई और हम दोनों वहां पर लेट पहुंच गए। तुमने सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। फिर मिश्का और अर्नव दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। फिर वो दोनों मीटिंग के बाद कैंटीन में साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, आज तुमने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। सच में तुम बहुत होनहार हो। थैंक यू। तुम्हारी कंपनी के लोगों से भी मैंने बात की है और वो लोग भी बोल रहे थे कि तुम भी काफी अच्छा काम करते हो। अरे झूठ बोल रहे थे वो लोग। क्या तुम भी? वैसे हंसते वक्त तुम बहुत प्यारी लगती हो। क्या सच में? हाँ, मम्मी कसम। वैसे तुम्हारे साथ बैठकर बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार मैं किसी के साथ इतनी खुलकर बातें कर रही हूँ। क्या बात है, फिर तो मैं एकदम लकी आदमी हूँ। हाँ, वो तो है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं और एक दूसरे के नंबर्स भी ले लेते हैं, जिसके बाद उनके फोन पर भी बातें शुरू हो जाती हैं। अरे दी, आप अभी तक सोई नहीं? आपके कमरे की लाइट चल रही थी ना, इसलिए मैं आपको देखने आ गई। अरे कुछ नहीं जूही, बस वो ऑफिस का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था, इसीलिए वही निपटा रही थी। तू जा ना, सो जा। ठीक है दी, लेकिन आप भी वक्त पर सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट जूही। फिर जूही वहां से चली जाती है। बड़ी अजीब बात है, दी अपने फोन में देखकर कभी नहीं मुस्कुराती, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से उनके चेहरे पर अलग ही निखार आया है, वरना वो 24 घंटे बस गुस्से में ही रहती है। कहीं उनकी जिंदगी में कोई लड़का तो नहीं आया ना? खैर, जो भी हुआ हो, उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुजरते दिनों के साथ साथ मिश्का और अर्नव अब करीब आने लगते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों उसका इजहार करके शादी करने का फैसला लेते हैं। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी और हमारी शादी तो होकर ही रहेगी। हाँ मिश्का, मेरे मम्मी पापा दोनों गाँव गए हैं। 2 दिन बाद जब वो आएंगे तब मैं उन्हें भी बता दूंगा। आखिरकार मुझे जैसी लड़की चाहिए थी, सेम वैसी ही लड़की मिल गई। फिर एक दिन जब मिश्का बाजार में खरीदारी करने गई होती है, तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत का फोन खो जाता है और वो अपने बगल में खड़ी मिश्का पर इल्जाम लगाने लगती है। जरूर इसी लड़की ने मेरा फोन चोरी किया है, क्योंकि ये मेरे बगल में ही खड़ी है। क्या? और नहीं तो क्या, मेरे पर्स की चेन खुली दिखी नहीं कि तुरंत डाका डाल दिया। चोरनी कही की।
चल जल्दी से मेरा फोन वापस दे। अरे ये आप क्या कह रही हो? जरा सोच समझकर बात करो। मेरे कपड़े और शक्ल देखकर मैं आपको चोरनी लगती हूँ क्या? ये देखो, मेरे पास 2 लाख रुपए का फोन है, तो मैं आपका सस्ता सड़ा हुआ फोन क्यों चुराऊंगी? अरे किसे पता, तू ऊपर से नीचे तक सारा चोरी का माल ही इस्तेमाल करती हो, और ये 2 लाख रुपए का फोन भी तूने चोरी करके ही लिया होगा। देखिए आंटी, आप उम्र में मुझसे बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कुछ भी बकवास करती जाओ। मैं आपके बगल में खड़ी हूँ, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि आपका फोन मैंने ही चुराया है? अरे इतनी भीड़ है, किसी ने भी आपके पर्स में हाथ डालकर चोरी कर लिया होगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं और अच्छी नौकरी भी है, समझ गई ना? बेवकूफ बुढ़िया। उतने में वहां पर अर्नव आ जाता है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि अर्नव की माँ उज्ज्वला होती है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये मिश्का यहाँ पर क्या कर रही है? अर्नव, हे भगवान, इसका मतलब ये बुढ़िया इसकी माँ है। शिट यार, ये मैंने क्या सियाप्पा कर दिया। उज्ज्वला अर्नव को सारी बातें बताती है, और फिर ये लड़की मुझसे झगड़ने लगी। क्या? मन तो कर रहा है कि इस बुढ़िया को भर भर के सुनाऊं, पर अर्नव से मैं प्यार करती हूँ, और उससे शादी करने के लिए मुझे उसके परिवार की नजरों में अच्छा तो बनना ही पड़ेगा। अरे आंटी जी, माफ कीजिएगा, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर आप भी मेरी माँ जैसी हो ना, इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं, और अगर तब भी आपका फोन नहीं मिला तो मैं खुद जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करूंगी। ठीक है ना? ठीक है। फिर उज्ज्वला, मिश्का और अर्नव तीनों उस भीड़ में हर जगह फोन ढूंढने लगते हैं, और आखिरकार अर्नव को फोन सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। हे भगवान, मैं भी ना एकदम भुलक्कड़ हूँ। जब मैंने उस दुकान से धूप और अगरबत्ती लिया था, उसके बाद मैंने अपनी पर्स की चेन बंद ही नहीं की, जिस कारण मेरा फोन पर्स के बाहर आ गया होगा। माफ करना बेटा, मेरी ही लापरवाही थी, और मैं तुम पर गुस्सा करती रही। अरे कोई बात नहीं आंटी, हो जाता है कभी कभार। हर किसी के लिए उनका फोन उनकी सबसे कीमती चीज होती है। खैर, आप काफी परेशान हो गई थी ना? ये लीजिए, मैंने आपके लिए जूस लाया है, इसे पी लीजिए, फिर आपको राहत मिलेगी। शुक्रिया बेटा। उज्ज्वला जूस पीकर मिश्का से बात करने जाती ही है, लेकिन उतने में वो वहां से जा चुकी होती है। फिर रात में अर्नव अपनी माँ उज्ज्वला और पापा तेजेंद्र के पास आकर उन्हें मिश्का के बारे में सब कुछ बताता है। क्या? वो लड़की जो आज तुझे बाजार में मिली थी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ मम्मी, मिश्का और मैं पहले दिन से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। फिर एक दिन हमने इजहार भी कर दिया, और तभी ये रिश्ता आगे बढ़ा। अरे अगर ऐसा ही था तो तू ये बात मुझे बाजार में ही बता देता ना। अरे माँ, आपके जूस पीने के बाद मैं आपको ये बात बताने ही वाला था, लेकिन उतने में मिश्का वहां से चली गई। वो आपके सामने थोड़ी सहमी हुई थी ना, इसीलिए। वैसे वो लड़की है तो बड़ी अच्छी। पहले उसने गुस्सा किया, लेकिन बाद में बड़े प्यार से बात की, और मेरे लिए वो जूस भी लेकर आई। मम्मी पापा, मिश्का बहुत अच्छी और बहुत काबिल है। ऐसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने जितना उसको जाना है, उसका दिल बड़ा साफ है, और वो हर काम को बड़े अच्छे से पूरा करती है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। और मुझे भी बेटा। क्या? सच में? हाँ बेटा, अब बस हमें उसके परिवार से मिलना है एक बार, और उसके बाद बात पक्की कर लेंगे। ठीक है मम्मी। वही जब मिश्का अपने घर पर अर्नव के बारे में बताती है, तभी परेश और सुवर्णा दोनों भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चलो ठीक है ना, तुमने जितना उस लड़के के बारे में बताया है वो सुनकर तो हमें अच्छा ही लगा। हम भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने का सोच ही रहे थे,
लेकिन तुम्हारी जिसमें खुशी है हम उसी के साथ तुम्हारी शादी करा देंगे। और यहाँ तो लड़का भी कितना काबिल है, ऊपर से अच्छे घराने से भी है। आपको पता है दी, आपका ये खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर मुझे तो आप पे पहले ही शक हो गया था, लेकिन मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार आपको अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। हाँ जूही, सच तो है। खैर, शुक्र है भगवान का, वरना मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी इसकी कि इस घमंडी लड़की के साथ भला कौन शादी करेगा। अरे माँ, आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोला करो ना। अब अर्नव मुझसे शादी कर रहा है ना, तो फिर अरे हर कोई आपके जैसा नहीं होता, समझी ना आप। मिश्का, बस। पर पापा। अरे दी, ये सब छोड़ो ना और मुझे मेरे होने वाले जीजू के फोटोज दिखाओ। और ये भी बताओ कि आप दोनों के लव स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हो गई। अब दोनों के घर वाले आपस में मिलते हैं, जिसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। ये देख जूही, मैं तो ऐसा ही मनीष मल्होत्रा डिजाइनर लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में, इसीलिए मैंने इसे ऑलरेडी बुक भी कर दिया है। अब मेरा लहंगा शादी के एक हफ्ते पहले तक तैयार भी हो जाएगा। वाह दी, आपका लहंगा तो बहुत ही बढ़िया है। आप तो इसमें किसी राजकुमारी से कम नहीं लगोगी। सच में? हाँ दी, वैसे अगर आपको मेकअप करवाना हो तो आप मेरी सहेली से करवा लेना। वो काफी अच्छा मेकअप करती है और पैसे भी कम लेती है, वरना बाकी के मेकअप वाले तो कितने पैसे लेते हैं। अरे ये तो कैसे पागलों की तरह बातें कर रही है। ये कोई जन्मदिन या तीज त्योहार वाला फंक्शन थोड़ी ना है जो मैं किसी भी एरे केरे मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवा लूं। ये मेरी शादी है जो जिंदगी में केवल एक बार ही होती है, इसीलिए मैं तो एकदम टॉप के मेकअप आर्टिस्ट से ही अपना मेकअप करवाऊंगी, फिर चाहे वो कितने भी पैसे क्यों ना ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दी, मेरी सहेली भले ही कोई नामांकित मेकअप आर्टिस्ट ना हो, लेकिन उसका मेकअप बिल्कुल किसी बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप की तरह ही होता है। आप देख लेना एक बार। ओफो चूही, परेशान मत करो यार। मैंने कहा ना, मुझे किसी भी छोटे मोटे मेकअप आर्टिस्ट से नहीं करवाना अपना मेकअप। और हाँ, तू मेरी शादी और शादी के सारे फंक्शंस में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन कोई भी सस्ता माल मत पहनना, वरना मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है दी, जैसे आप कहो। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके बाद अर्नव और मिश्का की शादी हो जाती है और मिश्का अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन कमरे में जाने के बाद वो देखती है कि वहां का एसी खराब हो चुका है। हे भगवान, ये क्या है अर्नव, ये एसी चल क्यों नहीं रहा? अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, लेकिन सुबह तक तो चल रहा था अच्छे से, फिर अचानक से इसे क्या हो गया? और अब इतनी रात को कोई एसी ठीक करने वाला भी नहीं आ सकता। देखो अर्नव, मुझे गर्मी में नींद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा एसी में ही सोती हूँ। प्लीज कुछ करो ना। एक तो पहले ही शादी की थकान के कारण मेरी नींद की बैंड बजी हुई है। तुम चिंता मत करो मिश्का, मैं अभी एक आदमी को फोन करता हूँ। वो हमारे पड़ोस में ही रहता है और वो एसी ठीक करना भी अच्छे से जानता है। बस भगवान करे कि वो जाग रहा हो। मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। ठीक है अर्नव, जल्दी आना। अर्नव कमरे के बाहर चला जाता है। घर में आई नहीं कि एसी खराब हो गया। अर्नव से प्यार किया है, इसीलिए मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना पड़ता है और सबके साथ अच्छे से पेश आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे गुस्सेल स्वभाव के कारण मेरा नाम पहले से ही बदनाम है। इसीलिए ससुराल वालों की नजरों में झूठ मूठ का ही सही, पर मुझे अच्छा बनना ही पड़ेगा। उतने में मिश्का देखती है कि वहां कमरे के दरवाजे पर उज्ज्वला खड़ी है। अरे बाप रे, माँ जी आप, मैं तो डर ही गई। हे भगवान, कहीं इस बुढ़िया ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली होगी ना? और अगर ऐसा हो गया तो मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें।
और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शनाया अपने मायके चली जाती है और उसे वहां पर देखकर उपासना काफी हैरान रह जाती है। शनाया, तू यहाँ पर, वो भी बोरिया बिस्तर लेकर? अरे क्या हुआ है? अरे माँ, वो ना। फिर शनाया उपासना को सारी बातें बताती है। देख बेटी, जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें फिर से गलती तेरी ही है। अरे दामाद जी और क्या करेंगे? अरे तुझे तो ठीक से खर्चा भी करने नहीं आता, तो उन्हें तो तुझे डांटना ही पड़ेगा ना। नहीं माँ, अगर उसे मुझे डांटना ही था तो अकेले में डांटना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे सबके सामने डांटकर मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया। और आप चाहे कुछ भी कहो माँ, लेकिन मैं वहां उस घर में वापस नहीं जाने वाली। मुझे वहां पर रहना ही नहीं है। तो अब तू यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आई है? हाँ माँ, मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने आपके और पापा के फैसले को मानकर शादी की, लेकिन अब से मैं अपना ही दिमाग चलाऊंगी और खुद के फैसले खुद ही लूंगी। अरे ओ महारानी, जैसा तू कह रही है वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुझे यहाँ पर रहने ही नहीं दूंगी। अरे मुझे भी मेरी इज्जत प्यारी है, तुझे यहाँ पे रखकर मेरी इज्जत की धज्जियां थोड़ी ना उड़ाऊंगी मैं। क्या? हाँ, अरे तुझे जैसे अपनी इज्जत की पड़ी है, वैसे ही मुझे भी अपनी इज्जत की पड़ी है। अरे तू यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए रहने आ जाती तो वो कोई और बात होती, लेकिन अगर तू यहाँ पर हमेशा के लिए रहेगी तो अड़ोस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे? उन्हें तो बातें बनाने का मौका ही मिल जाएगा। ना बाबा ना, तू यहाँ पर नहीं रहेगी मतलब नहीं रहेगी। पर माँ, अरे इतनी भी बुज़दिल मत बनिए, रहने दो ना मुझे यहाँ पर। अब आपने भी मुझे घर में नहीं लिया तो मैं कहाँ पर जाऊंगी माँ? अपने ससुराल। अरे हम लोग क्या पागल नहीं है? हमने अच्छे से देख परख कर तेरी शादी कराई है। झोपड़ी में तो नहीं रहता ना वो, दाल पानी तो नहीं खाती ना। अरे माना कि मिडिल क्लास परिवार है, लेकिन दामाद जी तुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन नहीं, तेरी तो बचपन से यही गंदी आदत है। तुझे तो बस दूसरों की तरह अमीर बनना है। माँ, चुप शनाया, तूने मेरा दिमाग पहले ही घुमा दिया है, अब और मत घुमा, और जिस रास्ते से आई है वहीं से लौट जा। फिर उपासना के कहने पर शनाया को ना चाहकर भी अपने ससुराल वापस जाना पड़ता है। तभी आ गई ना अकल ठिकाने। अरे इसीलिए कहती हूँ, जो है उसी का शुक्र मना। अरे हमारे जैसे सास और पति तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। अरे अगर हम लोग चाहते ना तो तुझे इतने झगड़ों के बाद घर में वापस कभी नहीं लेते, लेकिन हमारा मन वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे माफ कर दो शनाया, मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं आइंदा से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी बेइज्जती हो। और हाँ, मुझे बस थोड़े और महीने दे दो, मैं थोड़ा और एक्सपीरियंस लेकर दूसरी कंपनी में और ज्यादा सैलरी वाला जॉब ढूंढूंगा और एक दिन अमीर आदमी बनकर ही रहूंगा। रहने दो विपुल, अभी मेरा जोक सुनने का मन बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर शनाया अपने कमरे में चली जाती है। विपुल बेटा, अरे ये एक ऐसी कुतिया है जिसकी दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। लेकिन विपुल शनाया के ताने को नजरअंदाज करता है और उस दिन के बाद से शनाया को अपने ससुराल के काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लो हो गया नया दिन, लेकिन काम वही पुराना। ये रोज रोज यही काम कर करके मैं पक गई हूँ। अगर मेरा अच्छा ससुराल होता तो मैं जैसे तैसे कर भी लेती, लेकिन इन दोनों के लिए मुझे कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तभी वहां पर ममता आती है। अरे अकेले में ये क्या बड़बड़ा रही है? गालियां दे रही है क्या मुझे? देखिए माँ जी, कान लगाकर मेरी बातें सुनने से अच्छा तो यही होगा कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाइए, और इस कारण मुझे थोड़ा आराम भी मिलेगा। अरे लेकिन तुझे आराम फरमाने की क्या जरूरत है? और घर के काम मैं क्यों करूं? बड़ी आई मुझे काम पे लगाने वाली। चल अब चुपचाप काम कर। घर के कामों से परेशान होकर शनाया अब जॉब करने का तय करती है
और वो घर पर बैठकर एक जगह इंटरव्यू के लिए अप्लाई भी करती है। ये लो शनाया, ये दही शक्कर खा लो। दही शक्कर? लेकिन क्यों विपुल? अरे कितनी बेवकूफ है ये, इसे तो ये भी नहीं पता कि दही शक्कर कब खिलाया जाता है। माँ जी, मुझे समझाने की जगह आप ताने क्यों दे रही हो? और इससे तो यही पता चलता है कि आप भी वही हो जो मुझे कह रही हो। बहू, अपनी हद में रहे। अरे तो आप भी अपनी हद में रहिए माँ जी, क्यों बेवजह मेरे मुंह लगती रहती हो? अरे बस बस माँ, जाने दो ना, वो शुभ काम के लिए जा रही है। कोई शनाया, जब भी कोई बाहर किसी शुभ काम के लिए जा रहा होता है तो उसे दही शक्कर खिलाया जाता है ताकि वो काम सफल हो सके। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर खिला दो, क्योंकि मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, पैसों के लिए भी और अपनी सास से दिन भर छुटकारा पाने के लिए भी। फिर विपुल शनाया को दही शक्कर खिलाता है। लेकिन जब शनाया इंटरव्यू के लिए जा रही होती है तभी रास्ते में चोर चोर, मेरी बैग! अरे नहीं, ये क्या? वो चोर तो उस आदमी की बैग लेकर भाग रहा है। फिर शनाया तेजी से भागकर उस चोर को पकड़कर खूब मारती है और उससे वो बैग छीन लेती है और वो चोर मार खाकर भाग जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं और अगर ये बैग वो चोर चुरा ले जाता तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती। अरे कोई बात नहीं, अब आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है तो मैं भी आपको कुछ देना चाहूंगा। ये लीजिए, ये पैसे। अरे नहीं नहीं, ये पैसे आप मुझे मत दीजिए। अरे रख लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं इन पैसों को नहीं रख सकती। अच्छा ठीक है, फिर आप मेरे साथ कॉफी तो पी सकती हो ना। देखिए, कॉफी की ट्रीट को मना मत कीजिए, पास ही में कैफे है। लेकिन मुझे तो बहुत देर हो रही है, बस 10 मिनट के लिए चलिए ना, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे बेवकूफ लड़की, इतना अमीर और हैंडसम लड़का तुझे कॉफी के लिए पूछ रहा है, मना मत कर इसे, मौके का फायदा उठा ले। अच्छा ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हो तो चलिए। फिर शनाया और वो अमीर आदमी दोनों एक साथ कॉफी पीते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। पहली ही मुलाकात में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के फोन नंबर भी ले लेते हैं। अरे क्या अभी? अरे नहीं नहीं, मुझे आप कहकर मत बुलाओ, तुम कहो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मुझे आप कहकर नहीं बल्कि तुम कहकर ही पुकारना होगा। अच्छा बाबा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि तुम सच में बहुत सुंदर हो। तुमसे बात करके जो महसूस हो रहा है वो पहले कभी किसी लड़की से बात करके मुझे बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बिल्कुल। वैसे करण, यहाँ पे मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। ओह रियली? हाँ करण। अब शनाया और करण एक दूसरे के साथ रोजाना फोन पर बातें करने लगते हैं। वही शनाया हर जगह इंटरव्यू देने के लिए जाती ही रहती है। तुम्हें पता है शनाया, जब से मैं तुम्हें मिला हूं ना, तब से मैं तुम्हारे पीछे पागल हो चुका हूँ। अच्छा, लेकिन अपने आप पर जरा काबू रखो। तभी ममता उसकी बातें सुन लेती है। ये बहू किससे बतिया रही है, वो भी इस तरह से? तुम्हारी भी आवाज बहुत अच्छी है और तुमसे बात करके मेरी दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। बहू, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे कौन था अभी फोन पर और इतनी शर्मीली आवाज में तू किससे बात कर रही थी? अरे माँ जी, वो मेरी सहेली थी, बहुत पुरानी सहेली, और आज हम दोनों बहुत दिनों बाद बात कर रहे थे। लेकिन आवाज तो किसी मर्द की लग रही थी। क्या? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी सहेली की आवाज बहुत वजनदार है ना, इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी। अच्छा ठीक है, लेकिन अब अगर तेरा यहाँ पे टाइम पास करके हो गया हो तो चल शाम के खाने की तैयारी करने लग जा।
कोई बाहर वाला आकर खाना नहीं बनाने वाला। तू यहाँ पर घंटों तक गप्पे मारती रहेगी अपनी सहेली के साथ और हमें देर से खाना देगी। अरे हाँ माँ जी, मैं अभी बनाने ही जा रही हूँ, अब ज्यादा मत सुनाइए। अरे तो फिर काम भी वैसे ही किया करना जिसके चलते मैं तुझे सुनाऊं ही ना। फिर शनाया जाकर खाना बनाने लगती है और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वैसे करण तो मेरे पीछे एकदम लट्टू हो गया है, उसके साथ चक्कर चलाकर मैं अच्छे खासे पैसे भी ले सकती हूँ। काश मैं सिंगल होती तो मैं अभी उससे शादी कर लेती। लेकिन ये ऊपर वाला भी ना बड़ा अजीब है, जब समय रहता है तब गलत लोगों को जिंदगी में भेजता है और जब समय निकल जाता है तब बराबर सही लोग चले आते हैं। शनाया को बस करण के पैसों से मतलब रहता है, लेकिन करण के दिल में गुजरते दिनों के साथ शनाया के लिए प्यार बढ़ने लगता है और एक दिन वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। आई लव यू शनाया। मैंने आज से पहले कभी किसी से इतना प्यार ही नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में अलग ही रौनक छा गई है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। अरे क्या हुआ? शादी का नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गई तुम? तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता क्या? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अरे नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। मेरा मतलब मुझे भी तुमसे धीरे धीरे प्यार होने लगा है। लेकिन क्या जान, जब तुम राजी और मैं भी राजी तो फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? और मुझे पता है तुम्हारे माँ पापा भी मुझे स्वीकार कर ही लेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे दिमाग की बत्ती ही गुल हो गई है। ये किस मुश्किल में फंस गई मैं। इसे तो मैं मना भी नहीं कर सकती और अपने पहले पति को भी नहीं छोड़ सकती। क्या हुआ शनाया, तुम चुप क्यों हो? करण, मैं अनाथ हूँ। हमेशा से मुझे इस दुनिया ने धोखा ही दिया है, इसीलिए शादी का फैसला बहुत बड़ा है और मैं ये फैसला सोच समझ कर लेना चाहती हूँ। इसीलिए तुम मुझे थोड़ा वक्त दे दो। ओके जान, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो। लेकिन मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि तुम एक अनाथ हो। हाँ करण, मेरे माँ पापा मुझे बचपन में इस दुनिया से छोड़कर चले गए और उसके बाद तो मैं अनाथ आश्रम में ही रहने लगी। ओह, ऐसा है क्या? हाँ करण, देखो बेबी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है शनाया, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं करण, मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया। फिर शनाया वहां से चली जाती है और वो पूरी रात उस बारे में ही सोचती है और तब जाकर उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। मुझे तो हमेशा से ही एक अमीर पति चाहिए था और अब तो मुझे किस्मत भी अमीर पति दे रही है, तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और इसीलिए मैं करण से शादी जरूर करूंगी। फिर शनाया करण को शादी के लिए हाँ बोलती है और ये खबर सुनकर करण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, शुक्रिया शनाया, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं ये खबर सुनकर कितना खुश हुआ हूँ। लेकिन करण, मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं शादी के बाद भी काम करूंगी और तुम मुझे काम करने से कभी नहीं रोकोगे। लेकिन शनाया, मैं इतना अमीर हूं तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम आराम से बैठकर अपनी लाइफ जी सकती हो ना। हाँ करण, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, अपने पैरों पर खड़े रहना है, अपने करियर को सेट करना है। इसीलिए मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। मेरी हमेशा नाइट शिफ्ट रहती है, लेकिन तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो फिर मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो आदमी मेरी इच्छा और सपनों को समझ ही नहीं सकता। लेकिन शनाया, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी खुशियां अपने सपनों को साकार करने में ही है तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुम शादी के बाद भी जॉब कर सकती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया करण, लव यू। लव यू टू स्वीटहार्ट। इस तरह से करण शनाया के झूठ में फंस जाता है और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। फिर एक दिन
करण शनाया को हनीमून की टिकट्स दिखाकर उसे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देता है। वाओ, हनीमून की टिकट्स! हाँ मेरी जान, तुम खुश तो हो ना? सिर्फ खुश? अरे बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, क्योंकि ये ट्रिप तो मेरा सपना था जो अब तुम्हारे कारण पूरा होगा। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करण। अरे कितनी बार शुक्रिया बोलोगे? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखना यही मेरी जिम्मेदारी है। वो तो है, ये ट्रिप तो मैं किसी भी हाल में बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। लेकिन विपुल और माजी को क्या बोलकर जाऊंगी, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए। अब शनाया उसी सोच में पड़ जाती है और बाद में उसे एक सुझाव आता है। विपुल, माजी, मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। हमारी ऑफिस की पूरी टीम भी जा रही है। क्या? एक हफ्ते के लिए? लेकिन शनाया, यूं अचानक से कैसे? अरे विपुल, तुम तो जानते ही हो ना, बिजनेस ट्रिप्स तो कभी भी प्लान हो जाती है। हाँ शनाया, वो तो है। अगर तुम काम के सिलसिले में जा रही हो तो चली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जाने से पहले अपने बॉस का और अपने साथ काम करने वाले लोगों का अता पता और फोन नंबर जरूर देकर जाना। अरे माँ जी, आप उन सब की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरा फोन तो ऑन ही रहेगा, तो मैं आप दोनों को कॉल जरूर करूंगी। फिर शनाया करण के साथ हनीमून पे जाकर खूब मजे करती है। लेकिन एक बार अचानक से उसे करण के साथ होते हुए विपुल का वीडियो कॉल आता है और उसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अरे बाप रे, विपुल का तो वीडियो कॉल आ रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे तो मैंने ये कहा था कि दोपहर के 2 बजे के बाद ही कॉल करना, लेकिन मैं तो ये भूल ही गई कि इसका कॉल आने वाला है। कल रात से 3 बार इसका कॉल काट चुकी हूँ और अब फिर से मैंने इसका कॉल कट कर दिया, तो ये मुझ पर पूरी तरह शक करेगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।